Today we are going to see the endocrine diseases just like Cushing syndrome, Addison disease. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है. सो यू आर थिंकिंग वाई आई एम हियर विद स्लाइड ऑफ एनसीईआरटी बुक. तो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमने 11th में पढ़ा है उसी को ब्रॉड करके अब हमारे एमबीबीएस और नर्सिंग कोर्सेज में उसको दिया गया है. तो जस्ट लाइक देखते हैं. जैसे ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ लिखा है, जैसे कि इधर लिखा है अंडर प्रोडक्टिव या अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स alters carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to disease called Addison's disease. तो Addison's disease और Addison's crisis और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से. तो Addison's disease किस वजह से होती है ये थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी में भी बताया गया है. तो क्यों होती है? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब हम ये भी देखेंगे कि एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है और इसकी कमी की वजह से हमें क्या होता है. देखो लिखा भी है कि वीकनेस और फैटिक होता है. तो अब बात करते हैं कि इसकी मतलब ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है. तो देखो 3 लेयर्स होती हैं इसकी एड्रेनल कॉर्टेक्स की. 3 लेयर्स हैं हमारे, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलेसा. तो ये सारी हैं. ये जो द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन कॉमनली नोन एज कोर्टिकोस्टीरोइड्स. तो ये कोर्टिकोस्टीरोइड्स सिक्रीट करता है. द कोर्टिकोस्टीरोइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Corticosteroid which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticosteroids. ठीक है. एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ये सारा एक ओवरव्यू था. तो क्या क्या काम करते हैं. एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा ये एड्रेनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो इसका उल्टा इसका साइड इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में. क्या होगा? सोडियम और वाटर का डिसॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बंद हो जाएगा. तो पोटेशियम रीबिल्ड हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा. तो ये सब मतलब हमें 11th क्लास के बेसिस अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हुए 11th और 12th क्लास के, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं. तो अब हम चलते हैं अपनी मेन डिजीज़ पे, एडिसन्स डिसऑर्डर, एडिसन्स डिजीज़ या एड्रेनल इनसफिशिएंसी. क्योंकि मेनली इसमें क्या होता है ना, एड्रेनल ग्लैंड का मतलब इफ डिफेक्ट होता है इसमें, इसीलिए मैंने बोला है इसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी. ओके, तो व्हाट इज दिस? It is a disorder in which the adrenal glands do not produce enough cortisol and aldosterone hormone. मैंने बताया था ना, aldosterone is mineralocorticosteroid. ओके, तो ये सब देखो कितना हमने उसको 11th क्लास को रिवाइज किया, दैट्स वाई हमारे बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. अब इसकी कोजेज की बात करते हैं. तो कोजेज में क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ट्यूबरकुलोसिस. इंडिया में मोस्ट कॉमन जो कोज है एडिसन डिजीज का वो है ट्यूबरकुलोसिस. किसी को मान लीजिए 6 साल पहले, 4-5 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस उसका ठीक हो गया, उसके बाद उसको एडिसन्स डिजीज डेवलप हो गया. एडिसन डिजीज डेवलप होने के बाद अगर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना लिया जाए तो एडिसन क्राइसिस भी डेवलप हो सकता है. तीसरा क्या है? एड्रेनल ट्यूमर और इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड विड्रॉवल. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये सेकेंडरी एड्रेनल एडिसन डिजीज के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टीरॉयड अब्रप्टली विड्रॉ नहीं करना चाहिए. ठीक है. एड्रेनल हैमरेज. तो ये सारे कॉजेज थे एडिसन्स डिजीज़ के. अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी. तो इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि डिक्रीज रिटेंशन इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हम इसको मतलब काट देते हैं, ये सही नहीं है ये चीज़. ठीक है, तो अब बात करते हैं. तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? डैमेज टू एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स को डैमेज हुआ तो क्या होगा? डिक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. दूसरा क्या होगा? डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. उसके बाद क्या होगा? अभी मैंने बताया था ना पीछे, सोडियम और वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा और पोटेशियम रिटेंशन बढ़ जाएगा. ठीक है, इसी की वजह से बीपी डिक्रीज होगा और ब्लड शुगर भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके,
अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। तो साइंस और सिम्टम्स में क्या है, फैटिग और वीकनेस, अब ये भी पहले बताया था। वेट लॉस होगा। वेट लॉस अब क्यों हो रहा है वेट लॉस, क्योंकि भूख नहीं लग रही है उस इंसान को। देयर इज लॉस ऑफ एपिटाइट प्रेजेंट इन द पर्सन। हाइपर पिगमेंटेशन, क्यों हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि जो ACTH का लेवल है, ACTH का लेवल बढ़ रहा है पेशेंट के अंदर। अब आप बोलोगे ACTH बढ़ता है तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टिमुलेट करता है एडर्नल कोर्टेक्स को ये सब रिलीज करने के लिए। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, मेरे भी आया था। तो इसका रीज़न है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर क्योंकि ये जो डिजीज़ है एडिसन डिजीज़, ये प्राइमरी एडिसन की हम मेनली बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एडर्नल को मेनली इफेक्ट कर रहा है, ये पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो क्या होगा ना, एडर्नल कोर्टेक्स इसमें अफेक्टेड है, इसकी वजह से कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी को सिग्नल जाएगा कि देयर इज अ डिक्रीज इन कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, तो हमें ACTH का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ACTH का लेवल जो है बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, इसी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। हाइपोटेंशन कोज होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। नोजिया वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिहाइड्रेशन due to the same reason because of the decreased sodium and water absorption, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो ये सारे थे हमारे साइंस एंड सिम्टम्स की बात। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सीरम कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज मिलेगा, ACTH का लेवल बढ़ा मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, हाइपरकैलेमिया मिलेगा। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट हम मतलब जो ऑलरेडी बिल्ड ACTH है उसको इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं बॉडी में, और उसका लेवल हम चेक करेंगे कि वो यूज़ हो भी रहा है या नहीं आफ्टर सम टाइम, जस्ट लाइक 60 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, CT MRI एड्रेनल ग्लैंड की करा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं हम, इसका कोई क्योर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट चलेगा उस पेशेंट का। तो सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन। अब इसकी डोजेस की बात करें तो 10 mg, 5 mg, 5 mg, टोटल 20 mg पर डे हमें देना पड़ता है इसके मेंटेनेंस के लिए। तो 10 mg हम 8 to 8:30 AM दे सकते हैं, 5 mg 1 to 1:30 PM दे सकते हैं, 5 mg अदर 5 mg हम दे सकते हैं 4 to 4:30 PM। अदर मेडिसिन की बात करें तो प्रेडनिसोलोन, इट इज़ ऑल्सो ए कोर्टिकोस्टेरॉइड। डेक्सामिथासोन दे सकते हैं। अगर किसी में मिनरेलोकोर्टिकोस्टेरॉइड, MC का मतलब है मिनरेलोकोर्टिकोस्टेरॉइड, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, फ्लोड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं। और डोज की बात करें तो क्या है, हम फ्लोड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं 50 to 100 mg के आसपास, ऐसा कुछ है। तो हाई सोल्ट डाइट भी हमको पेशेंट को देना पड़ेगा, ट्रीट अंडरलाइन कोज करना पड़ेगा, मतलब कोई भी कारण क्या है, रीज़न क्या है कि ये एड्रेनल को ट्रोमा हुआ है, तो उसको मेन कोज को भी हम ट्रीट करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर। मॉनिटर BP, पल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट का बहुत डिस्बैलेंस होता है यहाँ पे। असिस्ट डिहाइड्रेशन, गिव मेडिकेशन ऑन टाइम, इंक्रीज बैलेंस डाइट, एजुकेट अबाउट लाइफ लॉन्ग थेरेपी, मॉनिटर फॉर एडिशंस क्राइसिस। ठीक है, तो अब हम क्राइसिस अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हो जाता है, तो क्राइसिस होता क्या है, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कोज्ड बाय सडन सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिसोल। अब ये किस वजह से हो सकती है, ये अब्रप्टली कोर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड्स के ऊपर चल रहा है पर्सन, उसको स्टॉप करने की वजह से भी ये हो सकती है। इट इज़, और अगर एडिशन डिजीज़ अगर किसी पर्सन को है और वो उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एडर्नल क्राइसिस होने के चांसेस हैं। तो दीज आर द रीजंस, दीज आर द कोजेज दैट लीड्स टू द एडर्नल क्राइसिस। तो क्राइसिस की हम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे, पेशेंट आता है, दिस इज़ अ एमरजेंसी, तो हाउ वी विल डू द मैनेजमेंट ऑफ दिस क्राइसिस। क्राइसिस होगा तो IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे पेशेंट को आते ही 100 mg इमीडिएटली। ठीक है, और साथ साथ में 50 mg ये हमने पहले दे दिया IV हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg इमीडिएटली दिया, उसके बाद 50 mg IV क्वाड्रेंटली, ये Q आएगा यहाँ पे, @ नहीं आएगा, सॉरी दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर Q आएगा 4 times a day, 6 आवरली देंगे ना इसलिए। तो टोटल 1 डे में 300 mg हम प्रोवाइड कर देंगे हाइड्रोकोर्टिसोन पेशेंट को। उसके साथ साथ हम उसको IV फ्लूइड्स भी देंगे 0.9% NS या DNS, अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो डेक्सट्रोज भी दे देंगे। ठीक है, 1 लीटर ओवर 1 आवर, पहले तो ये करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर पहले 100 mg IV दिया था, उसके बाद 50 mg कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर हमने 1 लीटर 1 आवर में दिया, उसके बाद 2 to 3 लीटर ओवर नेक्स्ट 12 आवर्स देंगे। तो ये आई होप आपको समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद सेकंड डे की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट डे की बात किया हमने फ्लूइड और जो
100 mg और 50 mg की बात की, दिस इज फॉर द फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे क्या करेंगे, 200 mg IV देंगे उस पेशेंट को। थर्ड डे क्या करेंगे, 100 mg IV देंगे। फोर्थ डे क्या करेंगे, 50 mg IV देंगे। IV क्या देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, याद रखना। अब फिफ्थ डे हम क्या करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे IV से ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन। 25 mg हमें टोटल देना है, तो 10-10-5 के रेशियो में हम देंगे, ठीक है। 10 mg 10 mg 5 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक। एक हफ्ता खत्म हो गया, उसके बाद हम 20 mg पे पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम डोजेज रखेंगे 10-5-5 एज मेंटेनेंस प्लस फ्लूड्रोकोर्टिसोन। फ्लूड्रोकोर्टिसोन किस केस में देते हैं, जब मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये सब मेंटेनेंस के लिए था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये है ना थोड़े सिम्टम्स, साइन और सिम्टम मैंने वहाँ भी आपको बताया, वीकनेस वगैरह जो भी हो रहा था, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये सब मैंने आपको सिम्टम वहाँ पे बताए। बट हम यहाँ पे है ना, ये मैंने अच्छे से दे रखा है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कमी की वजह से क्या होगा, मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड की कमी की वजह से क्या होगा, तो ये एक एक चीज़ का अच्छे से दे रखा है। सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से क्या होगा, तो जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की डेफिशिएंसी की वजह से फैटिक होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, जॉइंट पेन, फीवर, एनीमिया, डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाइपोनेट्रीमिया, ये सब होगा। मिनरलोकोर्टिकोइड्स की वजह से साल्ट क्रेविंग्स बढ़ेंगी, BP, लो ब्लड प्रेशर होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ये सब होगा। अब बात करते हैं सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, पुअर एंड थिन स्किन होगा वुमेन में, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर इन वुमेन, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, तो ये सब होगा। और दूसरा ACTH अगर बढ़ेगा तो हाइपर पिगमेंटेशन होगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स टू द अदर डिजीज सिमिलर टू दैट, जस्ट लाइक क्यूशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर कोज बाय द एक्सेस कोर्टिसोल इन द बॉडी। अब एडिसन डिजीज में था कि कोर्टिसोल डिक्रीज हो रहा है, क्यूशिंग सिंड्रोम में उल्टा है, इट इज़ एन एक्सिस ऑफ कोर्टिसोल इन द बॉडी। इटियोलॉजी की बात करें तो इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लेवल, अब दो कारण से हो सकते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लेवल इंक्रीज, एक्सोजिनस कोज मोस्ट कॉमन, एंडोजिनस इंक्रीज प्रोडक्शन विद इन बॉडी। अब दो टाइप का हो सकता है ये भी, ACTH इंडिपेंडेंट, ACTH डिपेंडेंट। अब पहले बात करते हैं ACTH डिपेंडेंट की, तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब पिट्यूटरी सोर्स, एक्टोपिक सोर्स, अब मान लीजिए माइक्रो एडिनोमा वगैरह हो गया है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो ACTH लेवल बढ़ जाएगा। ACTH लेवल बढ़ेगा तो एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी इंक्रीज कर देगा सिक्रेट करना, ठीक है। तो एक तो ये कोज है। एक्टोपिक में क्या हो गया, कोई ट्यूमर्स हो गया वहाँ पर, न्यूरोब्लास्टोमा जस्ट लाइक, तो ये क्या था, ये सारे के सारे ACTH डिपेंडेंट है, मतलब ACTH बढ़ रहा है तब जाकर के ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है बॉडी में। ACTH इंडिपेंडेंट की बात करें तो रिलेटेड टू एड्रेनल, जैसे कि मैंने उस केस में बताया ना एडिशन डिजीज में, तो जस्ट लाइक दिस एडिनोमा, कार्सिनोमा, ये सारे रीजंस हो सकते हैं ACTH इंडिपेंडेंट के, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, मून फेस, सेंट्रल ओबेसिटी, याद रखिएगा मून फेस इज द साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द क्यूशिंग सिंड्रोम, सॉरी क्लिनिकल फीचर ऑफ द क्यूशिंग सिंड्रोम। दूसरा क्या है, सेंट्रल ओबेसिटी, पर्पल स्ट्राई, बफेलो हम्प, हाइपरटेंशन, वहाँ पर हाइपोटेंशन हो रहा था एडिशन में, यहाँ क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। हिरस्यूटिज्म, बिकॉज सेक्स कोर्टिकोइड्स का लेवल भी बढ़ रहा है बॉडी में, दैट्स वाई हिरस्यूटिज्म इज ऑल्सो सीन इन द वुमेन। डिलेड प्यूबर्टी, कोर्टिसोल इनहिबिट्स गोनाडोट्रोफिन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, शॉर्ट स्टेचर, स्लोइंग ऑफ ग्रोथ। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो सीरम कोर्टिसोल लेवल हमको पेशेंट का चेक करना है, वो हाई मिलेगा। 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल भी चेक करना है, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी करना है, प्लाज्मा ACTH लेवल भी पेशेंट के चेक करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो रिड्यूस स्टीरॉइड ग्रेजुअली, स्टॉप नहीं करना है अचानक से, अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है स्टीरॉइड्स को। टेपर स्टीरॉइड ग्रेजुअली ड्यू टू अवॉइड एड्रेनल इनसफिशिएंसी। दूसरा क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर क्यूशिंग सिंड्रोम हमें हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू द ट्यूमर्स, तो क्या करना है, हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव द ट्यूमर सर्जिकली बाय द सर्जन। रेडियोथेरेपी इफ नीडेड, ओके, यूज्ड व्हेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल और इनकम्प्लीट, वो भी जस्ट लाइक सेम है, रेडियोथेरेपी हम ट्यूमर को रिमूव करने के लिए करेंगे। ड्रग्स लाइक कीटोकोनाजोल,
मिटाइरापोन, यूज ऑफ कीटोकोनाजोल टू रिड्यूस कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए इन ड्रग्स का हम यूज करेंगे। कंट्रोल कॉम्प्लिकेशंस, वी हैव टू कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर्स ड्यू टू द सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज, ड्यू टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दीज डिजीज, ठीक है। ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेज कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट टाइप का चलता है। एडिसन्स में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन।